सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत आज अपन देखते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार। ये सामान्य रूप में चार जो भौतिक विभाग हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली, पूर्वी मैदान और ये आपके दक्षिणी पूर्वी पठार। तो इसके अंतर्गत पहले से अपन ने बात कर ली थी कि पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान तैथिस सागर के अंग हैं। मध्यवर्ती अरावली और दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है वो गोंडवाना लैंड जो प्राचीन दृढ़ भूखंड है उसके अंग माने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भूगर्भिक दृष्टि से देखें तो यह जो भाग है वह गोंडवाना लैंड जो प्राचीन दृढ़ भूखंड है उसका अंग माना जाता है। उत्पत्ति या निर्माण प्रक्रिया देखें अपन तो क्रिटेशियस युग में जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ वह उद्गार किस रूप में था? दरारी उद्भेदन के रूप में, जिसके द्वारा दक्कन के लावा पठार, भारत के संदर्भ में अगर अपन देखें तो दक्कन का जो लावा पठार है उसका निर्माण या दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण है वो हुआ है। तो ये जो पठारी भाग है उसकी अगर अपन बात करें तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का हिस्सा इसको माना जा सकता है। प्रायद्वीपीय पठार का जो मध्य प्रदेश वाला भाग है वो कहा जाता है यहाँ पे मालवा पठार। मध्य प्रदेश में यहाँ पे आ गया आपके मालवा का जो पठार है, तो मालवा के पठार का ही हिस्सा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार को कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है वो हुआ था क्रिटेशियस युग में। प्रायद्वीपीय पठारी भाग में जो दरारी उद्भेदन हुआ तो उसके द्वारा भूगर्भिक लावा निकल के और चारों ओर विस्तृत रूप में जमा हो गया और कालांतर में वो जो लावा चट्टानें थी उन लावा चट्टानों का अपक्षय और अपर्दन हो जाने के कारण से जो है काली मिट्टी का प्रदेश है वो निर्मित हो गया है। ठीक है, तो उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन के द्वारा निकले लावा के जमाव से इस पठारी भाग का निर्माण हुआ माना जाता है। स्थानीय भाषा में इसको अपन जो है हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं। इसको हाड़ौती का पठार, हाड़ौती पठार है वो भी इसको कहा जाता है। ये जो पठारी भाग है वो टोटल राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6.3% भाग पर विस्तृत है और कुल जो टोटल यहाँ की जनसंख्या है तो ये आपके उसका 11% भाग, जनसंख्या का 11% जो भाग है वो यहाँ पर निवास करता है। ठीक है, तो कुल राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके 6.3% भाग पे इस पठारी भाग का विस्तार है और टोटल जो राजस्थान की जनसंख्या है उस जनसंख्या का 11% भाग इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में निवास करता है। अगर इसका स्लोप या ढाल अगर अपन देखें तो इस पठारी भाग का जो ढाल है वो उत्तर की ओर है, क्योंकि यहाँ से मध्य प्रदेश वाला जो भाग है यहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं वो नदियाँ उत्तर की ओर बह के और फिर चंबल अपवा तंत्र का हिस्सा बन रही हैं। इसमें स्वयं जैसे मान लो चंबल नदी आ गई, पार्वती नदी आ गई, परवन नदी आ गई, काली सिंध नदियाँ हैं। तो चंबल, पार्वती, काली सिंध, परवन ये जो नदियाँ हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही हैं। तो समस्त जो पठारी भाग है इसका ढाल जो है वो किस ओर है? दक्षिण से उत्तर की ओर। और इस पठार का ये जो छोर है इसका ढाल जो है वो हो गया पूर्व की ओर। ठीक है, तो मुख्य जो पठारी क्षेत्र है उसका ढाल है वो उत्तर की ओर है, क्योंकि यहाँ जो नदियाँ हैं इसमें आपके चंबल, पार्वती, काली सिंध और परवन, तो ये जो नदियां हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही हैं। ठीक है, और पठारी क्षेत्र का विस्तार की अगर अपन बात करें तो इस क्षेत्र का विस्तार कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा,
ठीक है। मुख्य जो विस्तार है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां और चित्तौड़। ये चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ क्षेत्र है, ये जो घोड़े की नाल के आकार में ये जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए ये जो भाग है एक लंबी पट्टी के रूप में, ये जो क्षेत्र है वो भी इसी पठारी भाग का हिस्सा माना जाता है। तो इसके अंतर्गत आपके दक्षिणी सवाई माधोपुर, दक्षिणी सवाई माधोपुर, दक्षिणी करौली और दक्षिणी धौलपुर, ठीक है, इनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो इसमें दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का विस्तार की अगर अपन बात करें तो इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां और चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा दक्षिणी सवाई माधोपुर, दक्षिणी करौली और धौलपुर, ये यहाँ पे सवाई माधोपुर का दक्षिणी भाग, यहाँ पे आपके करौली का दक्षिणी भाग और धौलपुर का दक्षिणी भाग, जो इस प्रकार से राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए चंबल नदी बह रही है, तो चंबल नदी के आसपास वाला जो भाग है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये समस्त जो पठारी भूभाग है, इस समस्त पठारी भूभाग को अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, और दूसरा है दक्षिण का मुख्य पठार या हाड़ौती पठार, हाड़ौती पठार, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको अपन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसको एक तो हो गया विंध्यन कगार भूमि और दूसरा हो गया दक्षिण का मुख्य पठार। विंध्यन कगार भूमि का विस्तार अगर अपन देखें तो यहाँ पर कोटा, ठीक है, कोटा, और ये यहाँ पे बूंदी वाला भाग आ गया, यहाँ पे आ गया आपके बारां। तो कुछ ऐसा बूंदी और कोटा वाला भाग और सवाई माधोपुर का दक्षिणी भाग आ गया, करौली का दक्षिणी भाग आ गया और धौलपुर, ये जो क्षेत्र है वो किस रूप में स्थित है? विंध्यन कगार भूमि के रूप में। इसको कहा जाता है विंध्यन कगार भूमि, यानी एक तरीके से मध्य प्रदेश में स्थित जो विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों का अग्रभाग या अंतिम सिरा या अंतिम छोर है वो इस भाग को कहा जा सकता है, क्योंकि इसके आगे फिर जो है मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। तो ये कगार भूमि इसलिए क्योंकि ये जो भाग है वो एक सीधे खड़े कगारों के रूप में, सीधी खड़े उच्च भूमि के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको विंध्यन कगार भूमि कहा जाता है। विंध्यन कगार भूमि का जो क्षेत्र है इस भाग में मुख्य रूप से बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जो है वो मुख्य रूप से इस भाग में पाए जाते हैं। यानी ये जो है बलुआ पत्थर एक मुलायम पत्थर के रूप में, इसलिए यहाँ पे कगार भूमि, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अपरदन हो गए इस मुलायम होने के कारण से, इसलिए जो है कगार यहाँ पे विकसित हो गए हैं, ठीक है। तो इस भाग में भूगर्भिक रूप में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर है वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, या बलुआ पत्थर से निर्मित जो क्षेत्र है वो जो विंध्यन कगार भूमि वाला भाग है वो स्थित है, ठीक है। यहाँ कोटा से लेके और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और आगे फिर आ जाएगा आपके बुंदेलखंड, यूपी और मध्य प्रदेश की बॉर्डर के पास में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ तक का जो भाग है लगभग इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर में, ठीक है। तो ये 480 किलोमीटर लंबा जो भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? डांग क्षेत्र के नाम से। अपन ने पूर्व में बात की थी, डांग क्षेत्र जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? डांग क्षेत्र जो है बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि, ठीक है। तो बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि क्षेत्र है वो पाया जाता है यहाँ पे। और जो सीमावर्ती भाग है यहाँ पे गहरे महाखड्ड या रहवाइंस पाए जाते हैं। महाखड्ड और रहवाइंस बनने का मूल जो कारण है वो है भूमि का
अपर्दन। और अपर्दन की शुरुआत जो है वो किस रूप में होती है, अवनालिका अपर्दन के रूप में। तो अवनालिकाएं जो हैं वो गहरी होके और चौड़ी होके और महाखंड या रेवाइंस में परिवर्तित हो जाती हैं, और पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो बीहड़ भूमि के रूप में, बहुत सारे गड्ढे जो हैं, गहरे चौड़े गड्ढे हैं वो बन जाते हैं, और पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो उबड़ खाबड़ और बीहड़ भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी जो भूमि होती है जहाँ पे गहरे गड्ढे निर्मित हो गए और पूरा का पूरा क्षेत्र है वो बेकार बंजर भूमि या गहरे गड्ढों वाली भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ऐसी भूमि को क्या नाम दिया गया है, उत्खात भूमि, या इसको कहा जाता है बेडलैंड टोपोग्राफी। बेडलैंड टोपोग्राफी। और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी ये जो भाग है जो कोटा से लेके और बुंदेलखंड तक का जो भाग है जो बीहड़ भूमि के रूप में या उत्खात भूमि के रूप में है, ये भारत का उत्खात भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है या सबसे विस्तृत क्षेत्र है, वो ये माना जाता है। ठीक है, तो इसमें चंबल के बाएं किनारे वाला, क्योंकि दाएं किनारे में तो मध्य प्रदेश आ गया, तो चंबल के बाएं किनारे पर स्थित सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाला जो क्षेत्र है वो, और कोटा बारा का कुछ हिस्सा है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। भूगर्भिक रूप में यहाँ पे बलुआ पत्थर जो है, ये आंतरिक चट्टानें हैं, वो भूगर्भिक रूप में यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन बात करें, दक्षिण का मुख्य पठारी भाग या इसको हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये जो दक्षिण का मुख्य पठार है वो कहलाता है, और इस पठारी भाग के अंतर्गत सामान्य रूप में जो चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ क्षेत्र आ गया, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत शामिल है। और इस क्षेत्र में मुख्य जो पहाड़ियाँ हैं उसकी अगर अपन बात करें तो एक तो बूंदी पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ, और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ या मुकुंद्रा हिल्स। ठीक है, मुकुंद्रा हिल्स। ठीक है, तो एक तो बूंदी में स्थित जो पहाड़ियाँ, मुख्य रूप से जो आड़ा वाला पर्वत है वो क्षेत्र आ जाएगा, बूंदी की जो पहाड़ियाँ हैं वो आ जाएंगी, वो इस भाग में स्थित है। इसके अलावा मुकुंद्रा हिल्स, जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो आ जाएंगी, जो कोटा और झालावाड़ में विस्तृत हैं। और ये जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं इनका अंतिम हिस्सा है वो ही बूंदी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका जो आकार है वो इस प्रकार से अर्धचंद्राकार रूप में है। अर्धचंद्राकार रूप में ये जो पहाड़ियाँ हैं वो विस्तृत हैं। ठीक है, तो इनका जो अंतिम हिस्सा है वो ही बूंदी पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्थित मुख्य पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो ऊपरमाल का पठार यहाँ पे स्थित है, ऊपरमाल पठार, जो कि यहाँ पे भैंसरोडगढ़ से लेके और बिजोलिया तक विस्तृत है। तो ये जो ऊपरमाल का पठार है, भौतिक दृष्टि से इसको भी दक्षिणी पूर्वी पठार का ही अंग माना जाता है, क्योंकि जो चट्टानें हैं उनमें समानता पाई जाती है और इसको इसी का अंग है वो माना जाता है। तो ऊपरमाल का पठार है उसको भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो एक तो ऊपरमाल का पठार यहाँ खनिज पदार्थों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। मुख्य रूप से ऊपरमाल का जो पठार है वो किस लिए जाना जाता है, इमारती पत्थर के लिए। अपने जो भवन निर्माण में काम में आने वाला इमारती पत्थर है, मुख्य रूप से छत में काम में ली जाने वाली जो पट्टियां हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। बिजोलिया क्षेत्र वो इसके लिए प्रसिद्ध है। पूरे राजस्थान में जो है ये इमारती पत्थर है उसकी सप्लाई है वो यहाँ से की जाती है। इसके अलावा दूसरा जो पठारी भाग है, तो एक तो ऊपरमाल वाला भाग आ गया, ऊपरमाल का पठार आ गया, और दूसरा ये इसके उप प्रदेश हैं, इससे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के उप प्रदेश हैं मुख्य पठार के, ऊपरमाल का पठार और दूसरा कोटा बूंदी का पठार, कोटा बूंदी पठार। ठीक है, कोटा बूंदी वाले क्षेत्र में स्थित जो पठारी भाग है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, कोटा बूंदी का पठार। तो ये इसके उप क्षेत्र हैं। इसके अलावा मुख्य जो क्षेत्र आ गया वो आपके कोटा और झालावाड़ वाला क्षेत्र है, और इस भाग में मुख्य रूप से जो काली लावा मिट्टी है वो यहाँ पर पाई जाती है, काली लावा मिट्टी पाई जाती है, इसलिए फसल उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर होता है।
ये यहाँ पे जैसे मान लो एक तो नदियाँ, तो उनसे सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। काली चिकनी जो लावा मिट्टी है तो वो उपजाऊ होती है, तो वो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है, जिसके कारण से इस मिट्टी में कपास की खेती जो है वो सर्वाधिक होती है। यानी कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण से इसको किस नाम से जाना जाता है? कपास की काली लावा मिट्टी भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा जैसे मान लो उत्पादन की अपन बात करें तो यहाँ पर चावल का उत्पादन, ये जो भाग है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधा और वर्षा की मात्रा है वो भी यहाँ पर ज़्यादा है। यानी औसतन अगर अपन देखें तो यहाँ पर वर्षा जो है वो 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की मात्रा जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा, राजस्थान में इस भाग में सबसे ज़्यादा बरसात है वो होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जो जिला है या सर्वाधिक आर्द्र जिला है वो झालावाड़, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में बरसात प्राप्त करता है, 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। और दूसरा सिंचाई सुविधा यहाँ पे जो है वो उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर जो है दूसरा उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होने के कारण से चावल का उत्पादन है वो भी यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा गन्ने का जो उत्पादन है वो यहाँ पे किया जाता है, और गेहूँ, जौ, और इसके अलावा दलहन फसलें जिसमें मुख्य रूप से तिलहन फसलें भी यहाँ पे बोई जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से सोयाबीन वगैरह है वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इन कृषि कार्य काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, क्योंकि चिकनी काली लावा मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी की विशेषता क्या होती है कि ये जो मिट्टी है चिकनी मिट्टी, इसमें चिकनाईपन ज़्यादा होने के कारण से जल ग्रहण जो क्षमता है, यानी जल सोखने की जो क्षमता है वो इसकी होती है कम, और जल धारण जो क्षमता है वो होती है अधिक, ठीक है। यानी इसमें जल ग्रहण या जल सोखने की जो क्षमता है वो इसमें कम होती है, यानी जल जो है वो रिस के नीचे काफ़ी कम मात्रा में जा पाता है। लेकिन इसके जो बारीक कण होते हैं तो उनमें जल संग्रह करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा है, और एक बार जल धारण करने के बाद में लंबे समय तक आर्द्रता जो है वो बनी रहती है। तो लंबे समय तक आर्द्रता रहने के कारण से पौधों को पर्याप्त मात्रा में नमी या पानी जो है वो मिलता रहता है। इसलिए कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो कृषि की दृष्टि से काफ़ी संपन्न जो मिट्टी क्षेत्र है वो है ये, इसलिए क्योंकि कपास की जो काली मिट्टी है उसमें मुख्य रूप से कपास, चावल, गेहूँ, गन्ना और दलहन फसलों का जो उत्पादन है वो ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इस मिट्टी की जैसे दूसरी विशेषता है कि सूखने पर ये जो मिट्टी है उसमें दरारें बन जाती हैं, ठीक है। यानी ये जो है फट जाती है, चौड़ी हो जाती है, और विभिन्न दरारों का निर्माण है वो हो जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है वो कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र कहा जा सकता है। तो संक्षेप में अगर अपन देखें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। और निर्माण प्रक्रिया या उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो ये जो पठारी भाग है वो मध्य प्रदेश में स्थित जो मालवा पठार है, मालवा पठार का ही उत्तरी भाग माना जाता है। जो राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगता हुआ जो क्षेत्र है तो मालवा पठार नीचे आ गया, तो इसी का भाग जो है वो इसको कहा जा सकता है। और निर्माण प्रक्रिया या उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के जमाव से इस पठारी भाग का निर्माण हुआ है, और इसीलिए यहाँ पे लावा जो मिट्टी है या काली चिकनी लावा मिट्टी वो यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा संपूर्ण जो पठारी भाग है उसका ढाल जो है, यानी इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो मुख्य पठार और विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि का ढाल है वो तो है पूरब की ओर, और दक्षिणी जो मुख्य पठारी भाग है उसका ढाल है उत्तर की ओर, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, जिसमें मुख्य रूप से चंबल है, पार्वती है, परवन है और काली सिंध नदियाँ, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बह के और फिर चंबल नदी तंत्र का हिस्सा बन जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा दो भागों में इसको अपन बांट सकते हैं, एक तो विंध्यन कगार भूमि, पहला तो हो गया विंध्यन कगार भूमि, और दूसरा भाग हो गया आपके दक्षिण का मुख्य पठार या दक्कन लावा पठार, या दूसरे शब्दों में कहें तो मुख्य हाड़ौती का पठारी भाग। तो मुख्य हाड़ौती का जो पठार है वो इसमें आ गया। विंध्यन कगार भूमि जो है
भूगर्भिक दृष्टि से यहाँ पे बलुआ पत्थर यानी बलुआ जो चट्टानें हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं, जो मुलायम चट्टानों के रूप में है और ये कगार भूमि के रूप में पाया जाता है। और रेवाइंस या महाखंड जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। विस्तार की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से डांग क्षेत्र का विस्तार है वो इसी भाग में है। बंजर भूमि क्षेत्र है, रेवाइन या महाखंड या बीहड़ युक्त जो क्षेत्र है वो स्थित है ये। इसके अलावा मुख्य जो पठार की अपन बात करें तो मुख्य पठार में कोटा, बूंदी आ जाएगा, बारां और का कुछ हिस्सा आ जाएगा और झालावाड़ वाला जो भाग है वो आ जाएगा। बाकी ज़्यादा जो विस्तार है वो कोटा, बूंदी और जो भैंसरोडगढ़ वाला क्षेत्र है वो आ जाएगा इसके अंतर्गत। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो ऊपर माल का जो भीलवाड़ा में स्थित है यानी भैंसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया तक का जो भाग है, उस ऊपर माल का पठार जो है उसको भी इसी का अंग माना जा सकता है, यानी इसका उप भाग है वो इसको अपन मान सकते हैं। और मुख्य रूप से इमारती पत्थर के लिए ये जाना जाता है। दूसरा जो इसका उप पठारी भाग है वो कोटा, बूंदी का पठार आ गया और कोटा, बूंदी का जो पठार है वो भी इमारती पत्थर के लिए जाना जाता है। कोटा, बूंदी का जो पठारी भाग है यहाँ पे सलेटी पत्थर, इस भाग में जो सलेटी पत्थर है जिसको अपन कोटा स्टोन कहते हैं, तो कोटा स्टोन का उत्पादन जो है वो कोटा, बूंदी वाले पठारी भाग में होता है। इसके अलावा मुख्य जो ये पठार हो गए, मुख्य जैसे मान लो इस भाग में जो पहाड़ियों की अपन बात करें तो एक तो बूंदी की पहाड़ियाँ वो इसमें स्थित हैं और दूसरा मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं या मुकुंदरा हिल्स हैं वो यहाँ पर स्थित है। मुकुंदरा हिल्स में जो एक तो आ गए आपके झालावाड़ से लेके और यहाँ बूंदी तक अर्धचंद्राकार रूप में ये विस्तृत हैं। और राजस्थान का जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो यहीं इसी को घोषित किया गया है। इसी क्षेत्र में तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो घोषित किया गया है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो अभयारण्य जो स्थित हैं उसकी अपन बात करें तो एक तो आ गया मुकुंदरा हिल्स जो वन्यजीव अभयारण्य है वो आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पे शेरगढ़ बारां में स्थित है शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जो कि राजस्थान का पहला जो सांप उद्यान है, सर्प उद्यान है, वो भी यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पे काली लावा मिट्टी पाई जाती है, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है और मुख्य रूप से चावल, गन्ना और कपास के उत्पादन के लिए ये मिट्टी क्षेत्र है वो जाना जाता है।